दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में 12 सीट सुरक्षित है शेड्यूल कास्ट के लिए, यानी दलित की राजनीति इन 12 सीटों पर हर राजनीतिक दल के जरिए खुलकर दिखाई देगी। दिल्ली में तकरीबन 30 सीटें हैं जहां पर दलितों का राजनीतिक प्रभाव जीत हार को तय कर सकता है। दिल्ली में तकरीबन 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय यानी माइनॉरिटीज मायने रखते हैं, और दिल्ली के भीतर मिडिल क्लास को लेकर लगभग 25 सीटें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित इस रूप में करती हैं कि अगर एकमुश्त मिडिल क्लास का वोट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में पड़ जाए तो उसकी जीत तय है। और इन सब के ठीक समानांतर दिल्ली के भीतर 18 सीटें सीधे तौर पर झुग्गी झोपड़ियों से जुड़ी हुई है। तो इस अलग अलग खाके में अलग अलग समुदायों को लेकर दिल्ली के भीतर चुनाव को लेकर अगर आप ये चिंतन मनन करने बैठ गए कि दरअसल कहां पर किस जाति समुदाय के साथ दिल्ली में कौन सा वोट बैंक किस पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में हो सकता है, तो शायद आप दिल्ली के चुनाव को समझ नहीं पाएंगे। और दिल्ली के चुनाव को समझने के लिए शायद इस देश की उस राजनीतिक स्थितियों को समझना ही होगा या आपको दो चार होना ही होगा जहां पर आप समझ पाए कि दिल्ली के चुनाव परिणाम भारत की राष्ट्रीय सियासत को हिला सकते हैं। क्योंकि दिल्ली चुनाव का प्रभाव या उसका असर सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर नहीं पड़ेगा। दिल्ली चुनाव का असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में शामिल उन नेताओं की राजनीति पर भी पड़ेगा जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े हैं लेकिन कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। दिल्ली चुनाव का असर कांग्रेस या कहें उससे हटकर राहुल गांधी की उस राजनीतिक सोच पर भी पड़ेगा जहां पर वो मानकर चलते हैं कि शायद अब इलेक्टोरल तरीके से यानी चुनावी तौर पर बीजेपी को हराना नामुमकिन है। तो क्यों नहीं पॉलिटिक्स फॉर चेंज किया जाए, यानी पॉलिटिक्स फॉर सत्ता नहीं, पॉलिटिक्स फॉर चेंज किया जाए। और इस रास्ते वो लगातार निकल चुके हैं। और आज भी जिन लोगों के बीच जिन बातों का वो जिक्र कर रहे थे उससे एक अंदेशा बहुत साफ था। वो मान चुके हैं कि दरअसल चुनावी राजनीति में बीजेपी को हराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि बीजेपी ने चुनावी जीत के लिए सारे हथियार अपने पास रखे हैं। तो जब तक जनता की उस सोच में परिवर्तन होगा नहीं जहां पॉलिटिक्स फॉर चेंज हो, तब तक आप इस चुनाव में सिवाय इसके औपचारिकता निभाने के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका दूसरा रूप हो सकता है अरविंद केजरीवाल के जरिए इलेक्शन कमीशन को सीधे तौर पर निशाने पर लेना और यह कहना कि दरअसल इलेक्शन कमीशन तो अब उसे चुनाव लड़ लेना चाहिए। और वह खास तौर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ जब उंगली उठाकर कहते हैं कि दरअसल ये राजनीति कर रहे हैं और विधानसभा की एक सीट पर यह भी चुनाव लड़ ले, तो यह भी एक संकेत देता है क्या वाकई चुनाव में बीजेपी की जीत हार बीजेपी ही तय करती है। और क्या वाकई दिल्ली का चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो चुका है जो आने वाले वक्त में इस देश की राजनीति को नए तरीके से परिभाषित करने लगेगा। और इसके बाद इस देश में सत्ता और विपक्ष की राजनीति भी नई नई धाराओं में दिखाई देगी। और जो इंडिया गठबंधन के आसरे एक चादर नजर आती थी कि देखिए विपक्ष एकजुट है, यह सब कुछ दिखावा था। और दिखावे की स्थिति में अब इस चादर को हटा लेने का वक्त आ गया है। इस सिलसिले की शुरुआत कहां से की जाए? क्या इस बात को लेकर की जाए कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आज दिल्ली की किराड़ी विधानसभा के भीतर की गलियों में अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। और एक बड़ा सा नजारा जो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को दिखलाता है वो नजर आ रहा था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपके बीच पहुंच चुके हैं। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल
और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपके बीच पहुंच चुके हैं। केजरीवाल फिर लाएंगे, केजरीवाल फिर लाएंगे, केजरीवाल फिर लाएंगे, केजरीवाल। तो किराड़ी की गलियों में उठता हुआ शोर यह बताने के लिए काफी है कि इंडिया गठबंधन आपस में टकरा रहा है, आपस में जुड़ भी रहा है और जुड़ते हुए वक्त में छत्रपों की मौजूदगी राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ क्यों खड़ी है और किस तर्ज पर उसकी जरूरत है। शायद यह पहली तस्वीर आपके जहन में यही सवाल को पैदा कर रही होगी। तो जरा एक क्षण के लिए सोचिए, आज अखिलेश यादव हैं, कल शत्रुघ्न सिन्हा होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जो कि जंगपुरा जाएंगे जहां पर मनीष सिसोदिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कालका जी जाएंगे जहां पर इस वक्त की मुख्यमंत्री आतिशी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और नई दिल्ली जाएंगे जहां पर केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। और केजरीवाल की घेराबंदी दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों के जरिए की गई है। एक तरफ साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश और दूसरी तरफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप। और राजनीतिक तौर पर यह घेराबंदी बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि क्या अगर दिल्ली में, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं तो फिर क्या होगा। यानी आम आदमी पार्टी अगर चुनाव जीत भी जाती है और अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, टूट जाएगी, या फिर इसके भीतर की उस राजनीतिक मर्म को अब समझने की जरूरत है जहां पर कल से शत्रुघ्न सिन्हा नजर आएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में हुआ करते थे 2019 तक, उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने बिहार में चुनाव भी लड़ा पटना में, फिर वहां से निकले और टीएमसी में चले गए और आसनसोल से चुनाव जीत गए हैं। बिहारी बाबू हैं, पूर्वांचल के वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी दिल्ली के भीतर जब मनोज तिवारी और रवि किशन पूर्वांचल के वोटों को प्रभावित कर रहे हैं, तब बिहारी बाबू की मौजूदगी यानी शत्रुघ्न सिन्हा की मौजूदगी जो है उनसे टकराएगी। दरअसल ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं और असल सवाल है दिखाई क्या नहीं दे रहा है। और यह सवाल शायद सबसे बड़ा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी एक नब्ज को आज राहुल गांधी ने यह कहकर पकड़ा कि मैं जिस राजनीति को कर रहा हूं और मैं जिस राजनीति को समझ रहा हूं उस दायरे के भीतर आपको भी समझना होगा। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो फिर यह आपकी राजनीतिक भूल होगी। जब केजरीवाल जी आए, शुरुआत में ही मैंने इनको थोड़ा देखा, ऑब्जर्व किया। ये जितना मोदी जी एंटी रिजर्वेशन है, जितना मोदी जी एंटी दलित हैं, उतना ही ये है। ठीक है, ये शायद ज्यादा, थोड़े मोदी जी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो हो सकता है। ये जो भी कोई सुनना चाहता है, देखिए मैंने यहां आके बोला आपसे कि देखो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से आपकी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करनी थी नहीं की। इस स्टेटमेंट से मेरा नुकसान हो सकता है। मीडिया कहेगी कि राहुल गांधी कह रहा है, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रियलिटी है। तो जो विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, जैसे अंबेडकर जी हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, हमें सच। तो क्या वाकई राहुल गांधी पॉलिटिक्स ऑफ पावर नहीं बल्कि पॉलिटिक्स ऑफ चेंज कर रहे हैं और वो जानते हैं कि बीजेपी जिसे चाहेगी वह चुनाव जीतता है और बीते 10 बरस का सच यही है। यानी जो भी हवा जहां पर बन रही होती है उस अनुकूल परिणाम आते नहीं हैं। वो चाहे मध्य प्रदेश को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए। इस दौर में कई राज्यों के चुनाव जिस तर्ज पर हुए, क्या उसी तर्ज पर दिल्ली का चुनाव होने वाला है? तो क्या आम आदमी पार्टी की जीत बीजेपी की बिसात पर टिकी हुई है और अरविंद केजरीवाल की हार भी उस बिसात का हिस्सा है क्या?
क्योंकि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक परिदृश्य से अगर एक झटके में गायब हो जाते हैं तो असर किस पर पड़ेगा? शायद किसी पर नहीं, क्योंकि इस दौर में उनकी पार्टी राष्ट्रीय जरूर हो गई, लेकिन उनकी छवि उन लाभार्थी और इन योजनाओं के जरिए पहचान में आई जिसको कई गुना ज्यादा तरीके से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना लिया है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल निकलकर पहली बार दिल्ली के चुनाव में उभर रहा है, क्या अब बीजेपी को भी अरविंद केजरीवाल की जरूरत नहीं है, या फिर बदलती हुई परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल की जरूरत एक नई परिस्थिति के साथ इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीत जाए, लेकिन नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं जीत पाए, यानी हार जाए। क्योंकि इसके बाद की मशक्कत शायद आम आदमी पार्टी के भीतर की राजनीति नए सिरे से मथी जाएगी। और पुरानी परिस्थितियों को अगर ध्यान दीजिए तो अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो भी तो दिल्ली एलजी ही चलाएंगे, और एलजी बीजेपी की सत्ता द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही होगा, तो सत्ता तो बीजेपी की चलती रहेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि राजनीतिक तौर पर किसकी कितनी महत्ता इस दौर में इस देश की सियासत को साधने को लेकर जो 2024 में बनी थी या पैदा हुई थी, जिसने 2040 पर लाकर बीजेपी को रख दिया, यानी बहुमत से नीचे वो आकर खड़ी हो गई। अब उस राजनीति को साधने के लिए बीजेपी को अपनी बिसात को बदलना है या उस बिसात को लेकर नए सिरे से मथना है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर एक बात तो तय है, जब टीएमसी के सांसद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा, अब जब बीएमसी का चुनाव होगा, जब बंगाल का चुनाव होना है, इन तमाम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ चेंज होगी, तो फिर निशाने पर कौन कैसे किस रूप में आएगा और कांग्रेस को निशाने पर कौन कैसे रूप में लेगा, शायद यह अब छुपी हुई बात नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर अखिलेश यादव नहीं चाहते कि कांग्रेस साथ में नजर आए, तो पूरा उपचुनाव उन्होंने अपने बूते लड़ा, और मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने समर्थन दिया हुआ है, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता जाकर चुनाव प्रचार नहीं कर रहा है। समर्थन दिल्ली के भीतर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भी है, शरद पवार की एनसीपी का भी है, ममता बनर्जी का भी है और अखिलेश यादव का भी है। आरजेडी के नेता ने मान लिया कि दरअसल लोकसभा चुनाव तक गठबंधन था, राज्यों के चुनाव से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने दूर रखा है, तो उनकी बार्गेनिंग क्या बिहार की राजनीतिक जमीन पर आरजेडी को स्थापित किए रखने की है? असल खेल शायद भारत की राजनीति में दिल्ली के चुनाव परिणाम से इसलिए तय होना है क्योंकि विपक्ष की मौजूदगी और विपक्ष की छत्रपों के तौर पर मौजूदगी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कितनी भी ताकत के साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जीत जाएं, वो इस बार 36 सांसद को जिता पाए हैं, अगली बार मान लीजिए 40 जिता देते हैं। ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट भी 90% कर दीजिए तो वह भी मान लीजिए 35-36 तक पहुंच गई। बिहार के भीतर भी आप लेकर आइए उन परिस्थिति में, तो आप देखेंगे कि छत्रपों की मौजूदगी राष्ट्रीय तौर पर बीजेपी को डिगा नहीं पाती है। और अगर कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ रहता है तो फिर लोकसभा चुनाव में एक नेचुरल तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर जो चुनाव हुए, क्योंकि उसमें टकरा रहे थे योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की सत्ता जो मोदी और अमित शाह की सत्ता है, तो वहां पर एक नेचुरल परिणाम आया जिसमें बीजेपी की नींव हिल गई। दिल्ली चुनाव उसका एक दूसरा अक्स है, और उस दायरे में अगर आप वोटिंग पैटर्न के साथ अब कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज चलने लगेंगे तो आप ये कह नहीं पाएंगे कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, लेकिन आप ये जरूर कह पाएंगे कि नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जीतना मुश्किल हो चला है। तो इसके हर सिलसिले को पकड़ने के लिए एक क्षण के लिए यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर उस भीड़ की तस्वीर है जो आज दिल्ली के भीतर रोड शो में नजर आ रही थी, अखिलेश यादव और केजरीवाल को साथ लेकर। इस बार आप पार्टी ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने जा रहे हैं।
सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करिए। एक एक वोट चुनाव चिन्ह झाड़ू के पक्ष में डालिए और आपका वोट खराब नहीं होना चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए एक एक वोट आप आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे पड़ना चाहिए। असल में यह वो तस्वीर है जिसको लेकर राहुल गांधी निशाना साधते हैं, यानी कांग्रेस की राह अलग है, इंडिया गठबंधन के भीतर दूसरे नेताओं की राह अलग है, और यहीं पर दिल्ली की जनता को या कहें इस देश के भीतर की सियासत को समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि केजरीवाल कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी के आश्रय चलते हैं। यहां पर चेहरा मायने रखता है लेकिन कॉन्सेप्ट महत्व नहीं देता है। बाबा साहब अंबेडकर की सोच मायने नहीं रखती है, तस्वीर मायने रखती है। इस दौर में भगत सिंह और महात्मा गांधी चेहरे के तौर पर मौजूद नजर आएंगे लेकिन उनकी अपनी आइडियोलॉजी, थिंकिंग ये नजर नहीं आएगा। तो राजनीतिक तौर पर क्या वाकई जिस राजनीति के पथ पर इससे पहले कांग्रेस चलती रही, छत्रपों की राजनीति ने उस पूरी राजनीति को हड़प लिया और अब पहली बार सवाल यह निकल कर आया है कि कांग्रेस अगर चेंज की बात करना चाहती है और अगर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ये अपनी राजनीति को साधते हैं तो इसका मतलब है तीन धाराएं तो इस देश में राजनीतिक तौर पर मौजूद है। लेकिन सिद्धांतों की और विचारधारा की लड़ाई जिसका जिक्र बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कोई विचारधारा के साथ चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब दिल्ली के भीतर की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपको परखना होगा और उसमें दोबारा लौटिए जिसका हमने आपसे शुरू में जिक्र किया। 12 सीटें दिल्ली की शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं। अगर उसका इतिहास देखिएगा तो शुरू में यह 13 हुआ करती थी परिसीमन से पहले, यानी परिसीमन 2008 में हुआ तो 12 हो गई, उससे पहले 13 हुआ करती थी। और जो भी दलितों के जरिए वोट बैंक को हासिल कर पाया उसकी सत्ता दिल्ली में बनी। 1993 में बीजेपी 13 में से 8 सीट ले गई थी। 98 में कांग्रेस 12 सीट ले गई। 2003 में कांग्रेस 10 सीट ले गई। 2008 में कांग्रेस 12 सीट ले गई, 12 की 12 ले गई। और 2013 में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने क्योंकि 12 में से 9 सीट आम आदमी पार्टी जीती थी। और 2015 और 2020 में सभी सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई। अब सवाल यह है कि जो 12 सीटें हैं उसमें करोल बाग की सीट भी है, बवाना भी है, मादीपुर, पटेल नगर, अंबेडकर नगर, देवली, त्रिलोकपुरी, कोंडली, सीमापुर, गोकुलपुर, सुल्तानपुर, मंगोलपुरी, करोल बाग, ये सारी सीटें आती हैं जो सुरक्षित सीटें। लेकिन इससे हटकर भी 18 सीटें हैं जहां पर दलित वोट बैंक एक मायने रखता है। उसमें राजेंद्र नगर है, शहादरा है, तुगलकाबाद है, चांदनी चौक है, आदर्श नगर है, विजवासन है, मटिया महल है, बल्ली मरान है, नरेला है। और ध्यान दीजिए दिल्ली के भीतर जो अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, बीजेपी ने 12 के अलावे 2 और कैंडिडेट को खड़ा किया है दलितों को लेकर, मटिया महल और बल्ली मरान से। कांग्रेस ने 12 के अलावे नरेला से भी खड़ा किया है और आम आदमी पार्टी ने इन्हीं 12 सीटों पर खड़ा किया है अपने उम्मीदवारों को लेकर। सवाल यह है कि बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, दिल्ली के भीतर कोई दलित नेता इतना बड़ा नहीं है जो राजनीतिक तौर पर पूरी पार्टी को लाभ दिला सके। और इसका असर यह है कि दरअसल दलित इस दौर में बटा हुआ राहुल गांधी इसी नब्ज को लगातार पकड़ रहे हैं। वो चाहे महू जाना हो दिल्ली चुनाव के बीच में और बाबा साहब अंबेडकर के जन्म स्थान पर पहुंचकर भागीदारी का सवाल खड़ा करना हो, तो ध्यान दीजिए योजनाएं हर किसी के पास है लेकिन स्थायी समाधान दलितों को लेकर किसी के पास नहीं है। और राहुल गांधी अगर उस राजनीति को साधना ये कहकर चाह रहे हैं कि आपको तत्काल के फायदों को खारिज करना होगा और अस्थायी समाधान खोजने के लिए हमारे साथ आना होगा क्योंकि हम जाति जनगणना के साथ उसी की भागीदारी, उसी जनगणना के हिसाब से सिस्टम में चाहते हैं। तो क्या वाकई इस बार इन 30 सीटों पर
जो 12 शेड्यूल कास्ट की सीट है आरक्षित और बाकी 18 सीटें जो प्रभावित हो रही है, वहां की राजनीति आपको डामाडोल नजर आएगी? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, दिल्ली के भीतर तकरीबन 600 झुग्गी झोपड़ी है, 1700 कच्ची कॉलोनी है। इन जगहों पर सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो दलितों की ही है, और इन जगहों पर अरविंद केजरीवाल की जो बिजली पानी की सुविधाएं हैं, या फिर जिसका जिक्र वो करते हैं मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, या फिर जो स्कूलों का जिक्र होता है, उसका सबसे ज्यादा लाभ इन्हें ही मिला है। फिर वही सवाल आकर खड़ा हो गया, एक तरफ कांग्रेस अस्थाई समाधान का जिक्र कर रही है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल उस राजनीति का जिक्र कर रहे हैं जिसके जरिए उनको तुरंत वोट मिल जाए। अब यहां पर बीजेपी की एंट्री होती है, और बीजेपी की एंट्री बीते 10-11 वर्षों से इस देश की राजनीति में जिस राज्य में उसने जैसा चाहा वैसा परिणाम आया, जिस राज्य के भीतर परिणाम नहीं आया तो पार्टी तोड़ दी गई और उसके बाद सत्ता में आ गई। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन यह सवाल बार बार उठकर आता है, क्या वाकई दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी की जीत उस बीजेपी पर भारी है जो बीजेपी देश भर में डबल इंजन का जिक्र करते हुए चुनाव जीतती है, लेकिन दिल्ली में आकर वो हार जाती है? तो क्या इस हारने की उम्र अब पूरी हो गई है, या फिर आम आदमी पार्टी को जिताकर या आम आदमी पार्टी जीत जाए, उस हवा के विपरीत होकर जो हवा बहती हुई दिल्ली में दिखाई बीजेपी के जरिए दे रही है, उससे हटकर क्या आने वाले वक्त की उस राजनीति को साधना है जिस राजनीति में शायद विपक्ष कैसे बटा हुआ होगा और विपक्ष की थ्योरी किसी विचारधारा या सिद्धांत पर नहीं बल्कि तात्कालिक राजनीतिक जरूरतें और लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ की एवज में वोट के जरिए तय होगी? यह शायद हो सकता है। यहीं से 3 बड़े सवाल शुरू होते हैं। पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल के पीछे कौन है? अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार के तौर तरीके, या फिर सत्ता में रहते हुए भी बीते 10 वर्षों में उन्होंने जो अपना कद बनाया है वो प्रचार प्रसार पर टिका हुआ है, तो वो पैसा कहां से आता है? यानी जो बीजेपी या जो मोदी अमित शाह बड़े बड़े धुरंधरों की राजनीति को जमीन चटा चुके हैं, वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति को धीरे धीरे फैलने क्यों देते हैं? और राजनीतिक तौर पर अरविंद केजरीवाल हर उस जगह पर उस वोट बैंक में सेंध लगाने से चूकते नहीं हैं जहां पर बीजेपी का विरोध करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज का वोट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में सिमट ना जाए तो वो बिखरता है, यहां तक कि गुजरात में भी। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या वाकई इस दौर में इंडिया गठबंधन के भीतर जो उलझने चली आ रही थी, छत्रपों की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति को साधने वाली कांग्रेस की राजनीति, अब वो पूरी तरीके से नेकेट हो गई, यानी पारदर्शी तरीके से नजर आने लगी कि ऐसा अब भविष्य की राजनीति में बीजेपी वर्सेस विपक्ष नहीं होगा, बीजेपी वर्सेस विपक्ष की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होंगी? यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, क्या वाकई जैसे गुजरात मॉडल बनकर निकला जिसमें एक ही सोच रहेगी और उस सोच से हटकर कोई दूसरी सोच नहीं रहेगी, और 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल अगर एक ही सोच एक ही पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए रहेगी, तो फिर आने वाले वक्त में जो वो पीढ़ी वहां पर धीरे धीरे बड़ी हुई, उसने तो दूसरी सोच देखी ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि गुजरात के भीतर कभी कांग्रेस भी हुआ करती थी। और राजनीतिक तौर पर अगर बीजेपी ही चली आ रही है तो एक व्यक्ति एक सोच वहां पर हावी है, तो क्या इस देश के भीतर एक व्यक्ति एक पार्टी और उसकी सोच उसी तरीके से मायने रखे? इसीलिए विपक्ष की मौजूदगी छत्रपों के तौर पर हर राज्य में होनी चाहिए, जिससे सिद्धांत और विचारधारा की लड़ाई टकराने की स्थिति में इस देश के चुनाव में ना आए। कम से कम अखिलेश यादव की जीत, उनकी अपनी राजनीतिक सत्ता विपक्ष के तौर पर उसको कोई डिगा नहीं सकता है। मायावती खत्म हो गई, कांग्रेस की जड़ें मजबूत है नहीं। बंगाल के भीतर ममता बनर्जी के बाद कौन? शायद कोई नहीं। ममता बनर्जी की मौजूदगी हर बात का एहसास कराती है,
जैसे बाला साहब ठाकरे के रहते वक्त शिवसेना की मौजूदगी थी। उद्धव ठाकरे के वक्त क्या मायने रखती है शिवसेना? शायद यह सवाल है। कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका में एकनाथ शिंदे को कैसे बीजेपी ने खड़ा किया, यह छुपा हुआ नहीं है। अजीत पवार जो कहीं मौजूद रहते थे तो शरद पवार की छांव तले रहते थे, लेकिन एक झटके में बीजेपी ने छत्रप के तौर पर उनको खड़ा कर दिया। तो इसका एक मैसेज तो बहुत साफ है कि बीजेपी जिसे चाहेगी उसे खड़ा कर सकती है, जिसे चाहे उसे डिगा सकती है। तो क्या बीते 11 बरस की दिल्ली की सत्ता के बाद अब यह तय हो गया कि बीजेपी की जरूरत दिल्ली के भीतर और दिल्ली के जरिए देश को साधने की जरूरत के साथ अरविंद केजरीवाल नहीं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी चाहिए उसे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी बीजेपी के बाकी नेताओं को लेकर शायद पच ना पाती हो, जो इससे पहले होते रहा है। तो इसीलिए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की मौजूदगी हुई, इसीलिए तो पार्लियामेंट से उनको तमाम ताकतें दिलाई गई। सत्ता तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही चला रहे हैं दिल्ली के भीतर, सीएम के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी की मौजूदगी दिल्ली में रहनी चाहिए, लेकिन माइनस केजरीवाल की परिस्थिति दिल्ली के भीतर रहनी चाहिए आम आदमी पार्टी के साथ। तो क्या यह दिल्ली की बिल्कुल वह बिसात है जो इस देश की आने वाले वक्त की सियासत को लेकर अब बीजेपी चूंकि इस देश के भीतर जो आमूल चूल परिवर्तन करना चाहती है या वो सोच रही है, जिसका जिक्र उसने 2024 के चुनाव के वक्त 400 पार के नारे के साथ कर दिया था, और वो शायद सफल नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त तक चीजें खुद बीजेपी नहीं समझ पाई कि उसको जो बिसात बिछानी है उसमें उसके अपने प्यादे भी शायद डगमगा गए, या इस देश की राजनीति के भीतर पहली बार एकजुटता विपक्ष के साथ आई तो कुछ सवाल बड़े हो गए, हो सकता है। तो इन 3 सवालों के इर्द गिर्द दिल्ली का चुनाव और उसके परिणाम आने वाले वक्त की सियासत को उस खतरनाक मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर चुके हैं, जहां पर तय यही होना है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।